अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग। दोज हु आर जॉइनिंग मी न्यू, माय नेम इज़ शिवांश शर्मा। कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बास्केट 2 में डाला हुआ है, ठीक है। तो बास्केट 2 में पहला चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। इससे आपको पता है हम प्लानिंग स्टेज में आ जाते हैं, जो मैंने आपको एक पूरा प्रोसीजर समझाया फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का, अच्छे तरीके से नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझने का कि 100 में से मिनिमम 85 तो आने चाहिए अगर उस प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी करें उस हिसाब से, तो यू विल फाइंड दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन 1 month और 1.5 month इफ़ यू हैव टेकन क्लासेज ऑलरेडी। सो रिविजन शुड नॉट टेक मोर देन 1 month, इट इज़ दैट ईजी। तो कैपिटल बजटिंग में सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको शायद प्रोसेस नहीं पता। तो बैलेंस शीट होती है किसी कंपनी की, इस बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल होती है जो कि हो सकता है इक्विटी से आई हो या फिर हो सकता है आपका प्रेफरेंस हो या फिर कोई हाइब्रिड सिक्योरिटी भी हो सकती है। फिर आपका डेट होता है जो कि हो सकता है आपका डिबेंचर्स में हो या फिर लोन की फॉर्म में हो। फिर यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स होते हैं एंड अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट का एक साइड का टोटल हो जाता है, लायबिलिटी साइड का। फिर आपका अदर साइड आता है एसेट्स, जिसमें आपका फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। फिर आपका कैश, स्टॉक, बेसिकली हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं नॉन फिक्स्ड एसेट्स, और इसका हम टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसीजर समझना है कि ये जो पैसा है मेरा, कौन सा पैसा, जो मेरे ओन फंड से आ रहा है। कैपिटल का पैसा मेरे खुद के फंड्स होते हैं क्योंकि मैंने अपनी खुद की कैपिटल इशू करके ये पैसा लिया होता है, तो ये मेरे ओन फंड्स होते हैं। एंड जो ये पैसा होता है, इसे ओन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, राइट। तो शेयर होल्डर्स का तो पैसा होता है जो कैपिटल में होता है, कंपनी के खुद के शेयर्स होते हैं, इसे ओन फंड कहते हैं। एंड जो डेट से आता है इसे सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी कि पैसा कहाँ से कौन सा आता है, ये हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फंड्स चैप्टर में। फिर आपका सोर्स आपने यूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, उस सोर्स को सेलेक्ट करने के बाद जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसे हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको रेपिटेटिव लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नया है। तो एक बार आपने सोर्सेज ऑफ फंड्स बताएं कि कहाँ कहाँ पैसा एक्चुअली में पड़ा है। देखो, जब गवर्नमेंट कोल एक्सट्रैक्ट करना चाहती है तो सबसे पहले वो ये देखती है कोल की माइंस कहाँ कहाँ पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वो हमने कहाँ पता लगाया, सोर्सेज ऑफ फंड्स में। फिर उसके बाद हमने कोल माइन चुनी जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी, तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करा। कैपिटल स्ट्रक्चर की हम इक्विटी रखेंगे, प्रेफरेंस रखेंगे या डेट रखेंगे। डेट रखेंगे तो कितना रखेंगे, इक्विटी है तो कितना रखेंगे, प्रेफरेंस है तो कितना रखेंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, ये सब। इस कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं। क्या कॉस्ट जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारी मिनिमम है या फिर वो रीज़नेबल है। तो ये दोनों चैप्टर्स हैंड इन हैंड चलते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हमें लेना है तो हम ऑप्टिमम लेंगे, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लोएस्ट। फिर इसको हम इस पूरे प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं थ्रू लेवरेज चैप्टर, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर कंपनी को अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करानी है तो सिर्फ कॉस्ट से इंक्रीज़ नहीं होगी, इट हैज़ टू डू समथिंग एल्स टू इंक्रीज़ द वैल्यू, एंड फॉर दैट वैल्यू it has to include either more debt in its capital structure but not always। तो ये चैप्टर हम ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, लेवरेज में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्लानिंग स्टेज में। ये तो थी हमारी बिजनेस डिफाइनिंग स्टेज, जहाँ पे अपना बिजनेस डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है हम प्लानिंग स्टेज में। तो जो प्लानिंग स्टेज है उसकी पहला चैप्टर जो है हमारा वो है कैपिटल बजटिंग, एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो ये मेरा पैसा है, एक बार मेरे पास पैसा आ गया, पैसा किन फंड से आया, किन सोर्सेज से आया, ओन फंड से या फिर सेकेंडरी सोर्सेज से। अब पैसा आ गया, अब इसको पैसे को मैं जेब में तो रखूँगा नहीं, तो आई हैव टू इन्वेस्ट इट समवेयर। सो व्हेन आई decide that I want to invest it somewhere, I have two options, either I can invest it for short term purposes or I can invest it for long term purposes। जब मैं इसको short term purposes के लिए define करता हूँ और उसकी planning करना चाहता हूँ, basically without planning you cannot do anything। एक rational बंदा जो है वो planning करके ही चलता है। तो अभी हमने पैसा लगाया नहीं है, we are just planning whether to actually put the money in that project or not, we have not invested yet।
वी हैव टू डिसाइड इट फर्स्ट. सो जो डिसीजंस होते हैं, जो प्लानिंग होती है, दैट इज़ टेकन एट दिस लेवल एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इट इज़ कैपिटल बजटिंग. तो जब लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए कोई प्लानिंग करी जाती है, दैट इज़ डन इन कैपिटल बजटिंग. एंड व्हेन इट इज़ डन फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, इट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के जितने भी हमारी डीलिंग होंगे हम वर्किंग कैपिटल में करेंगे, बाकी लॉन्ग टर्म का हम कैपिटल बजटिंग पे करेंगे. तो इसको हम अगर बैलेंस शीट से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? ये पैसा है मेरा, इस पैसे को कहाँ थ्रो कर रहे हैं? देखो, पैसा आया दो सोर्सेज से, ये पैसा सिंगल स्ट्रीम हो गया, पैसा मिक्स हो गया, दो सोर्सेज से आया. अब इस पैसे को कहाँ का थ्रो कर सकते हैं? आइदर आई कैन थ्रो इट इन फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म. तो यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो लंबे समय के लिए हमें क्या देगी? बेनिफिट देगी. तो व्हेन आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. तो हम ये सब देखते हैं कैपिटल बजटिंग में. और जब हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आ जाते हैं तो ये सब आता है आपका वर्किंग कैपिटल में. तो बहुत ईजी है समझना. पहले पैसे को ढूंढो सोर्सेज ऑफ फंड्स चैप्टर से, फिर उससे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करो इन कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर. ऑफ कोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर कुछ अलग से चैप्टर नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट हम एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो सब चीज़ें हम एक डम्ब लेवल पे पढ़ेंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है बेसिकली. ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में. फिर हम अपनी वैल्यू लेवर करेंगे कि थ्रू लेवरेज चैप्टर की, जहाँ पे हम डेट को इंक्लूड करके, अगर डेट चीपर सोर्स होता है, सस्ता सोर्स होता है, तो कॉस्ट ऑफ कोर्स सस्ते अगर सोर्स यूज़ करेंगे तो कॉस्ट कम होगी और अगेन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा, यानी हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. फिर उसके बाद हम प्लानिंग स्टेज में आते हैं कि अच्छा पैसा सब कुछ हमने सही तरीके से पैसा पूल कर लिया और उस पैसे को थ्रो करना है. तो थ्रो करने से पहले प्लानिंग करो. प्लानिंग करी तो प्लानिंग स्टेज में पहला चैप्टर जो आएगा वो कैपिटल बजटिंग है. तो इतनी फालतू की डिस्कशन के बाद व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग इज़ बेसिकली अ प्लानिंग ऑफ फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स. ऐसे एसेट्स के लिए जो लंबे समय के लिए हमें बेनिफिट्स देंगे, उनके लिए प्लानिंग करना इज़ व्हाट वी डू इन कैपिटल बजटिंग, वेयर बजटिंग डिफाइंस द प्लानिंग. प्लान कर रहे हैं ना, बजट बना रहे हैं अपना, ठीक है, तो वो प्लानिंग है. अच्छा, अब इस चैप्टर को हम कैसे मूव करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे इंडेक्स और आई शुड से बर्ड्स आई व्यू यू नीड टू नो कि कैसे हम चलेंगे. तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आफ्टर नोइंग द बेस, ये बेस क्या है मैं बताऊंगा. यहाँ पे है आपके टूल्स और आपके हैं डिसीजंस. कैपिटल बजटिंग में प्लानिंग करके क्या करेंगे? चार्ट डालेंगे उसका? नहीं, वी विल टेक द डिसीजंस. सो अल्टीमेट गोल इन कैपिटल बजटिंग, दैट इज द अल्टीमेट गोल फॉर प्लानिंग, इज टू टेक डिसीजन. डिसीजन फॉर व्हाट? फॉर फ्यूचर. सो आई एम राइटिंग हियर फ्यूचर. बट व्हेन आर वी टेकिंग डिसीजन? टुडे. इस स्लाइड को मैं दोबारा वापस लाऊंगा, दैट आई हैव रिटन फ्यूचर एंड टुडे, ये दोनों वर्ड. प्लानिंग आज होती है लेकिन होती कब के लिए? फ्यूचर के लिए. यही कैपिटल बजटिंग में करना है, लेकिन ऐसे थोड़े ना कर लेंगे बैठे बिठाए. इसके लिए कुछ टूल्स पढ़ने पड़ेंगे. ये टूल्स आपके IPCC लेवल के लिए, इंटर लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो आपके ये CM इंटर की आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन अगर जो आपका CS है उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेसिकली डायरेक्टली फाइनल में आती है. तो आपके लिए मैं ये नहीं कह सकता कौन सी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है. फॉर CS स्टूडेंट्स दे हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन टू डिटेल्स. दो फॉर IPCC स्टूडेंट्स ऑल्सो इट इज़ नॉट, यू नो, आई कैन नॉट से वट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट टूल्स यहाँ पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से फॉर CMA एंड IPCC स्टूडेंट्स. ठीक है, तो एक जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, आपको औजारों की ज़रूरत होती है. उन औजारों को और ब्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे टूल्स. इनकी मदद से हम बिल्डिंग बनाएंगे और इस बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? डिसीजंस. तो कैपिटल बजटिंग में जो डिसीजंस लेने हैं, यानी जो बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए पहले टूल्स पढ़ने पड़ेंगे. तो बेस तो पता होना ही चाहिए, लेकिन डिसीजंस के लिए टूल्स भी बताना चाहिए. तो फॉर डिसीजंस वी नीड टू नो टू थिंग्स. फर्स्ट इज़ द कॉमन बेस, जो मैं बताऊँगा क्या चीज़ होती है, एंड आपके टूल्स. ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए. बेस का मतलब यहाँ पे फाइनेंस की बेसिक नॉलेज, फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. वो बेसिक इतनी बेसिक भी नहीं है. ऑफ कोर्स वो आपका मेन पार्ट बनता है कैपिटल बजटिंग का. तो कैपिटल बजटिंग का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. और CS स्टूडेंट्स के लिए और CMA इंटर के लिए बता दूँ, क्योंकि CS वालों का पूरा चैप्टर आएगा, कि
एक बार आप ये सब पढ़ लेते हैं तो जो आपका CA फाइनल लेवल है वो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ पे सिर्फ आप एक टूल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एक या दो टूल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, अदरवाइज सारे टूल्स वो अज्यूम करते हैं दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एट IPCC लेवल, सो दे जस्ट वांट यू टू टेक द डिसीजंस। वहाँ पे फाइनल लेवल पे यू विल बी सो मैच्योर दैट दे विल गिव यू अ सिचुएशन एंड दे विल आस्क यू टू टेक डिसीजन ऑन सेम। सो फाइनल लेवल डायरेक्टली डिसीजन से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने कहा आपका मेन फोकस IPCC पे टूल्स पर रहना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप डिसीजन छोड़ के आएंगे। डिसीजन का क्वेश्चन आता है जिसमें टूल्स इंक्लूडेड होते हैं, तो डिसीजन cannot be ignored, you have to take the decisions, but for that you need to know the tools। अब वो tools क्या हैं? tools भी आपके दो तरह के हैं। पहला tool आपका है non time adjusted, इसे हम क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका टाइम एडजस्टेड टूल्स। तो यहाँ पे आपके दो टूल्स आते हैं। पहला टूल आपका है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा आपका आता है पे बैक पीरियड, इनकी सबकी शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद टाइम एडजस्टेड, अगेन इन दोनों में इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये आपका आता है पहला NPV, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड आपका आता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड लिखिए NPVI, नेट प्रॉफिट नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। फोर्थ आपका आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिफ्थ आपका आता है यहाँ पे MIRR, मॉडिफाइड IRR। जो IRR ऊपर पढ़ा है उसको मॉडिफाई करके पढ़ते हैं क्योंकि IRR के कुछ डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। जो पे बैक पीरियड हमने नॉन टाइम एडजस्टेड में पढ़ा होगा यहाँ पे, उसको हम अब डिस्काउंट करके पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये 6 तो जो मेन है, इसके अलावा देयर आर सम रेजिडुअल टूल्स दैट वी नीड टू टेक जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ, नॉट इनटू डिटेल्स, क्योंकि ये टूल्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इफ़ दे आर इम्पॉर्टेंट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। यहाँ पे जैसे कि आपका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि CA फाइनल का बेस स्टार्ट होता है डिसीजन से, लेकिन एक दो टूल्स ऐसे हैं जो आपको वहाँ दोबारा पढ़ने पड़ते हैं या फिर नए पढ़ना शुरू होता है। तो APV वहाँ पे आता है फाइनल लेवल पे, तो इसे आई वोंट बी डिस्कसिंग विद यू। APV आप सीधा कहाँ पढ़ेंगे फाइनल पे, तो बेस वहाँ पे जाके फाइनल पे आप जाके एक टूल पढ़ेंगे APV और बाकी आपके सारे डिसीजंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ डिसीजंस पढ़ेंगे, सारे डिसीजंस नहीं पढ़ेंगे। और उसके अलावा फाइनल में डिसीजंस के साथ साथ रिस्क एनालिसिस भी करते हैं कि जो आपने डिसीजन लिए वो फ्यूचर के लिए लिए, तो फ्यूचर के लिए डिसीजन लिए तो ऑफकोर्स उसमें रिस्क है क्योंकि आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तो रिस्क एनालिसिस भी हम करते हैं, लेकिन वो फाइनल लेवल का टॉपिक है, उसे हम यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि IPCC के लिए क्लासेस है, CMA इंटर के लिए। CS वालों के आई एम सॉरी, आपका मैं कुछ पोर्शन ही कवर कर पाऊंगा क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम मी, मतलब आई मीन व्हेन एवर आई विल बी टीचिंग द फाइनल लेवल, ओके। तो ये आपके टूल्स हुए। अब डिसीजंस पढ़ाने हैं, तो मैं डिसीजन को जो पीछे लिखा था वहाँ जगह तो नहीं है, तो मैं डिसीजंस को यहाँ लिख रहा हूँ। पहला डिसीजन आपको पढ़ना है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्या हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने वर्ड बोला है प्लानिंग स्टेज, दिस इज़ अ प्लानिंग स्टेज। यू हैव नॉट पुट एनी मनी इनटू द प्रोजेक्ट, यू आर जस्ट डिसाइडिंग, यू आर जस्ट प्लानिंग नाउ। तो प्लानिंग में क्या होगा, सब कुछ सिर्फ दिमाग में चल रहा होगा, पेपर पे चल रहा होगा, क्या इन्वेस्टमेंट करें या ना करें किसी प्रोजेक्ट में। तो वो डिसीजन आप कहाँ लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। दूसरा डिसीजन आता है रिप्लेसमेंट डिसीजन, ये डिसीजन दोबारा से आना है आपके फाइनल लेवल पे बहुत डेप्थ में, इसके साथ साथ रिस्क एनालिसिस भी आएगा, बट यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन हमें करने हैं। रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आपका नॉर्मली हर दूसरे अटैम्प्ट में आपको मिल जाएगा। रिप्लेसमेंट डिसीजंस में बेसिकली आपको ये प्लान करना है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, क्या उसको हटा के नया प्रोजेक्ट लाएं, क्या उसको हटाने से मुझे कोई लॉस तो नहीं होगा, क्या जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो इतनी मुझे बेनिफिट दे पाएगा कि जो पुराना है उसको रिमूव करने के बाद भी हम अपना क्या कहते हैं कॉस्ट रिकवर कर पाएँ और ये उसके ऊपर बेनिफिट ले पाएँ। तो वो सब हम देखेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन में। देन यू टेक दी कैपिटल राशनिंग डिसीजन। व्हाट इज़ कैपिटल राशनिंग? देखो, आप एक राशन शॉप पे जाते हैं। व्हाट इज़ अ राशन शॉप? राशन शॉप बेसिकली एक ऐसी शॉप होती है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है, यहाँ पे सामान को सस्ते में दिया जाता है। What did I say? That you provide the goods at a cheaper rate as compared to what market is providing you. Okay, तो जो राशन शॉप है, that राशन शॉप has two features. First, limited quantity.
जो चावल आते हैं दैट इज़ ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी। एक आपके पब्लिक के लिए पर्टिकुलरली एक कोटा सेट होता है कि इतना ही किलो आपके लिए राशनिंग की जाएगी, तो लिमिटेड क्वांटिटी होती है। एंड दूसरा चीपर अमाउंट, ठीक है, चीपर अमाउंट कह लीजिए या सो काट के मैं लिख रहा हूँ कि इट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी दैट इज सोर्स एंड चीपर कॉस्ट, सस्ते दामों पे मिलता है। अगर आपको चावल 40 रुपये किलो मिल रहा है, आई डोंट नो ये एग्जैक्ट भाव है नहीं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको 25 रुपये पर केजी मिल रहा है या 15 रुपये पर केजी मिल रहा है राशनिंग शॉप में। तो कैपिटल राशनिंग डिसीजंस में हम क्या देखते हैं कि मेरे पास पैसा जो मैंने पूल करा है अभी 2 सोर्सेज से, यानी ओन फंड से या सेकेंडरी सोर्सेज से, ये पैसा अभी इतना इनफ नहीं है कि मैं इसे एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट में डाल पाऊँ, लेकिन मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुझे और पैसा मिल पाए, यानी इसके इनफ होने के चांसेस भी नहीं है। सो व्हेन आई हैव द लिमिट क्वांटिटी ऑफ व्हाट, द अमाउंट, द फंड्स, तो उस केस में अगर मुझे चीपर कॉस्ट चाहिए, चैप्टर का नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मुझे ऐसी राशनिंग करनी है अपनी कि मेरी कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो इसके लिए कैपिटल राशनिंग डिसीजन लिया जाता है कि ऐसा कुछ करो कि लिमिटेड सोर्सेज में भी मुझे प्रॉफिट हो जाए, मेरी कॉस्ट कम आ जाए। तो ऐसे डिसीजंस हम कहाँ करते हैं, कैपिटल राशनिंग डिसीजंस में। ये तो 3 डिसीजंस हैं जो मेन है आपकी में, राइट। इसके अलावा सिचुएशंस हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हर चीज़ डिटेल में पढ़ें, तो सिचुएशंस आपको यहाँ पे पढ़नी है। पहले ये डिसीजंस में ही आएगी ऑफ कोर्स, लेकिन इनके अंदर अलग अलग सिचुएशंस आ जाएगी। पहली सिचुएशन आपकी आएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या है डिटेल में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपके पास 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, बी एंड सी, एंड यू हैव टू चूज ओनली वन। द थिंग इज सेइंग दैट म्यूचुअली मीन्स चीज़ें म्यूचुअली एग्जिस्ट कर रही हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव का मतलब एकमात्र मतलब ओनली फॉर यू, आपको सिर्फ एक ही चुनना है, एकमात्र चीज़ चुननी है। तो इनमें से यू हैव टू चूज ओनली वन, सो यू हैव टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू यू एंड दैट प्रोजेक्ट विल बी चोजन, ठीक है। तो बेनिफिट्स ज़रूरी नहीं है आपके क्या कहते हैं अमाउंट में ही हो, प्रॉफिट्स में ही हो सकता है आपको गुड क्वालिटी मिल रही है तो आप उस प्रोजेक्ट को चुनेंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में। व्हेन यू हैव टू डिसाइड बिटवीन दी प्रोजेक्ट्स एंड यू हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ का मतलब एक को छोड़ के दूसरे को चुनना, और जो छोड़ रहे हो, जिसको छोड़ रहे हो, इट ऑलवेज हैज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो ट्रेड ऑफ कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ एग्जिस्ट करेगी कि जिसको आप छोड़ रहे हो उसका बेनिफिट तो चला गया ना आपका, तो जो बेनिफिट आपने छोड़ दिया उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट का यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो आपको चार्ज हो रहा है, नहीं, जो आप प्रॉफिट लूज़ कर रहे हो ना, ये भी आपकी कॉस्ट होती है। तो प्रोजेक्ट ए को आपने छोड़ दिया तो इससे जो बेनिफिट आने वाले थे ये बेनिफिट चले गए ना, तो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि आपको एक चुनना है, यू हैव टू डू द रैंकिंग एंड देन डिसाइड वेदर टू गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट। बल्कि इन प्रोजेक्ट्स, इन ऊपर वाले डिसीजंस में हमें क्या करना था कि हमें देखना था कि अगर 3 प्रोजेक्ट हैं तो क्या तीनों को हम अलग अलग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, टूल्स से, अलग अलग टूल्स हमें पढ़ने हैं, उन टूल से एनालाइज करेंगे क्या ये प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये एक्चुअली में वायबल हैं। इफ़ दे आर वायबल देन वी विल गो फॉर दैट प्रोजेक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि तीनों में से एक चुनो, जब ये कह दिया तीनों में से एक चुनो तो हम एनालाइज तो तीनों को तब भी करेंगे, लेकिन चुनेंगे उनमें से एक ही। तो जो आपका प्लानिंग फेज़ आता है, जो मैंने कैपिटल बजटिंग में बोला प्लानिंग, तो पैसा है, यस है, उसके बाद प्लानिंग कर रहे हैं, यस, नाउ यू विल बी थ्रोइंग मनी एट द प्रोजेक्ट। सो जो थ्रोइंग ऑफ मनी है उनमें वो थ्रोइंग ऑफ मनी आपको किसी एक के लिए करनी है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में आता है। और सेकंड सिचुएशन आपकी आती है जहाँ पे आपको अनइक्वल लाइफ और प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना पड़ता है। कंपैरिजन किन का होता है, कंपैरिजन उन चीज़ों का होता है जो बराबर की है। आप कभी भी किसी I don't want to offend anyone, but if you are comparing Sachin Tendulkar with someone who is just new to the industry, that comparison is basically stupid. So यही चीज़ है कि जब अगर आपकी लाइफ अनइक्वल है तो हाउ कैन यू बेसिकली कंपेयर द प्रोजेक्ट।
तो कंपैरिजन जब इन प्रोजेक्ट्स को करेंगे तो ये 5 साल के लिए, ये आपका 20 साल के लिए हो सकता है। 20 साल के लिए तो आपको बेनिफिट्स धीरे धीरे आने शुरू हो, लेकिन वो जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो जो आपकी क्या कहते हैं क्वांटिटी, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं उसके, वो बहुत हाई हैं। तो अनइक्वल लाइफ में हम कैसे डिसाइड करेंगे? एंड देयर आर सम मिसलेनियस सिचुएशंस जो हम देखेंगे कि हमें अगर टाइम मिला तो विल डिस्कस। मैं इनका नाम नहीं देना चाहूँगा, बट IPCC लेवल के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आपके पास बुक है मेरी, तो यू कैन जस्ट सी द क्वेश्चंस, द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन, यू विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव गिवन टू यू इन माय लेक्चर्स एंड इन माय बुक। तो इन दोनों से क्या होगा कि आप एक्चुअली में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100% टू यू, आई वॉन्ट 110% फ्रॉम यू। सो लेट्स स्टार्ट कैपिटल बजटिंग नाउ दैट वी नो कि क्या क्या इसके अंदर है। आपके पास टूल्स हैं, टूल्स 2 तरह के हैं, नॉन टाइम एडजस्टेड, टाइम एडजस्टेड, एंड आपका डिसीजंस। ओ सॉरी, मैंने आपको बेस तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो बेस मैं बताना भूल गया। 2 कॉमन चीज़ें हैं जो सब कुछ शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। वो है आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड दूसरा है आपका कैश फ्लो नॉट स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से होती है, नो, कैश फ्लो एनालिसिस। ये एनालिसिस इस चैप्टर की जान है। ये तो फिर भी आप आराम से सीख जाओगे, कुछ नहीं होगा इसमें, ये तो मैं रटवा दूंगा आपको। लेकिन कैश फ्लो एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये जो है समझ लिया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा बेसिकली उसके बाद। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो यूज़ है, अब देखो मैंने प्रोजेक्ट्स कहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं जाके आप कह सकते हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर्स की, ये प्रोजेक्ट तो मेरा 1 साल का ही था, फिर मैंने इसको क्यों एनालाइज़ किया, मैं इसे वर्किंग कैपिटल में क्यों नहीं ले गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती हैं, वो हम यहीं पर प्लान करेंगे, भले वो 1 साल के लिए क्यों ना। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपको पता है टाइम की, मनी की टाइम वैल्यू होती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ आपका टाइम एडजस्टेड टेक्निक में होगा। टाइम एडजस्टेड टेक्निक नाम से ही बता रही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ होगा हर फॉर्मूले में, हर जगह पे। लेकिन जो नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स हैं, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी दूर तक यूज़ नहीं होगा, यानी ARR और पे बैक पीरियड के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। फिर दूसरा बेस मैंने बताया आपका कैश फ्लो एनालिसिस। ये बेसिकली ये क्या आता है, आपके पास 2 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड दूसरा कैश फ्लोज। अकाउंटिंग प्रॉफिट ईजिली मैनिपुलेट हो सकते हैं। देखो हर कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, हर कंट्री अपने लॉ खुद लिखती है, हर एक ही कंट्री में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। बंदा चोरी करना चाहे प्रॉफिट की आराम से कर सकता है, फेक बिल बनाए, प्रॉफिट अपना कम कर ले या लॉस दिखा दे जिससे उसका टैक्स कम आए। तो देयर आर मैनी वेज टू मैनिपुलेट द अकाउंटिंग प्रॉफिट, विच इज़ वाई वी डोंट यूज़ दैट मच ऑफ प्रॉफिट फॉर द एनालिसिस, बिकॉज ये ईजिली मैनिपुलेट हो सकता है। आई कैन आस्क 10% to come up with 10 different profits from a same source of income. What do I mean to say here is that कि अगर आपने 10 बंदों को बिठाया और उससे कहा कि भाई आप अलग अलग सिचुएशन में प्रॉफिट कैलकुलेट करके दें और आपके पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो कर सकता है। एक्चुअली इनकम टैक्स के हिसाब से अलग आएगी, किसी और एक्ट से अलग आएगी, बोनस एक्ट से अलग आएगी, ग्रेजुटी एक्ट से अलग आएगी, सब अलग अलग तरीके होते हैं। कंपनीज एक्ट आपको क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अलग तरीका बता सकता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का कोई बेस नहीं होता कि वो एक्चुअली में कैसे यूज़ होगा, बट कैश फ्लो का बेस होता है, वही हमें पढ़ना है कैश फ्लो एनालिसिस में। एंड दिस इज़ बेसिकली द इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रॉफिट एनालिसिस। वी डोंट डू द प्रॉफिट एनालिसिस एक्सेप्ट इन केस ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए फाइनेंस वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेशन होता है आइडिया लेने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हर जगह पे कैश फ्लो, यहाँ कैश फ्लो यूज़ होगा, बाकी इन सब में तो कैश फ्लो यूज़ होगा ही होगा जितने भी टाइम एडजस्टेड के थे। तो कैश फ्लो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन सब में यूज़ होगा तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एंड कैश फ्लो एनालिसिस इसमें से ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होगा तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बेस पता होगा तो हम टूल्स तैयार करेंगे, फिर हम डिसीजंस लेंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ टू टेक मोर देन 3 to 4 lectures on it, provided that I do reasonable questions with you, though I will be giving more questions to you for homework, but maximum questions हम करेंगे। तो वो जो questions वाले lectures हैं मैंने हटा दिए, उसके अलावा इनके बेस को ही कवर करने में हमें कम से कम 4-5 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आफ्टर दैट विल कम बैक।
ओके, तो मैं इस चैप्टर को आपको 4 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहले बेस स्टार्ट करेंगे, फिर टूल्स पे जाएंगे, फिर डिसीजंस लेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, मेरे क्वेश्चन होंगे, अदर इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स मनी हैज़ टाइम वैल्यू। वेल दैट वाज वेरी डम आंसर, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होगा, मनी हैज़ टाइम वैल्यू। बट इसका प्रैक्टिकली अगर मुझे मीनिंग बताना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं। मेरे पास मिस्टर शिवांश, मैंने इसलिए लिखा है कि मेरा ट्विटर नेम ये है, मुझे आपको बताना था। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, आस्क मी क्वेश्चन थ्रू ट्विटर, नहीं तो मेरी वेबसाइट shivansharma.in पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे SH जो है वो कॉमन नहीं है वेबसाइट के उसमें, बट ट्विटर में मेरा SH जो है वो कॉमन है। नेवर माइंड, टॉपिक पे आते हैं। मेरे पास आज 100 रुपये है, 100 रुपये हैं, तो मैं उस 100 रुपये क्या कर सकता हूँ। यही तो हम कैपिटल बजटिंग में कर रहे हैं। आज मेरे पास पैसा है एंड आई रियली वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी, बट बिफोर इन्वेस्टिंग दैट मनी, सिंस आई एम रैशनल पर्सन, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम पर्सन हु इज़ रिस्क अवर्स, जिसे रिस्क से डर लगता है, आई एम नॉट रिस्क लविंग, सो आई वॉन्ट टू टेक एवरी स्टेप विथ केयर। तो आज पैसा है तो मैं उसको आज एनालाइज करके चलना चाहता हूँ। तो एनालाइज कहाँ करूँ, कैपिटल बजटिंग में। तो सेम सिचुएशन मैंने एग्जाम्पल में दी है। There is a person who has 100 rupees with him and he is very rational person. He wants to invest it in such a way that either he receives benefit from it or he does not lose anything. But मैं इस पैसे का क्या कर सकता हूँ, मैं इस पैसे को बैंक में ले जा सकता हूँ, जहाँ पे बैंक मुझे 1 साल के लिए पैसा जब्त कर लेगा एंड मुझे 10% इंटरेस्ट देगा पर एनम। कुछ नहीं कहा है तो क्या मानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट देगा वो मुझे 10% फॉर 1 ईयर। नहीं तो ये पैसा मैं आज क्या कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ। तो ऑप्शन 1 इज़ टू गो विद द बैंक एंड ऑप्शन 2 इज़ टू यूज़ दैट मनी टुडे। तो जो मनी आज, अब टुडे का मतलब मैंने आपको बता रखा है, दैट इज़ पीरियड 0। ये मेरा कैश फ्लो एनालिसिस, या फिर जब हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाएंगे तब पीरियड 0 का मतलब वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। तो जो टुडे है, टुडे का मतलब आज उस मनी की वैल्यू कितनी है। आज 100 रुपये अगर मैं आज ऑप्शन 2 एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो उसकी वैल्यू आज 100 रुपये ही है, ठीक है। इसे टाइम वैल्यू से फिर भी रिलेट करूँगा क्यों है ऐसा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 1 अगर करते हैं तो ऑप्शन 1 कहता है कि 1 साल बाद आपको मिलेगा 110 रुपये, राइट। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दैट इज सेइंग कि अगर आप उसे 1 साल के लिए रखते हैं तो 1 साल बाद आपको 110 मिलेगा। तो बंदा किसके साथ जाना चाहेगा। तो नॉर्मली अगर बंदा सब कुछ इग्नोर करे, तो टाइम वैल्यू पता ना हो, तो वो कहेगा ऑप्शन 2 के साथ चलेगा, 110 रुपये मिल जाएंगे। बट इसे एनालाइज करें तो इस 110 की वैल्यू आज कितनी है। ये 110 तो 1 साल बाद है, ईयर 1 पे है, ये ईयर 0 है, टुडे। ईयर 0 मतलब टुडे, ईयर 1 मतलब 1 साल बाद, 1 साल एंड होने के बाद। तो 1 साल बाद की जो वैल्यू आज देखोगे तो कितनी है, 100 रुपये ही तो है, क्योंकि कितने डाले थे बैंक में, 100 रुपये। तो ऑप्शन 2 भी आज कितनी वैल्यू दे रहा है, 100 रुपये। तो you just see, you compare the 2 option and you will find actually the benefit is to go with option 2 rather than going option 1, because अपना पैसा 1 साल के लिए होल्ड भी करा, उसे यूज़ भी नहीं कर सकते, एंड उसके बावजूद भी आपको उतना ही पैसे की वैल्यू मिल रही है। व्हाट डिड आई से, वैल्यू, नॉट उतना ही पैसा मिल रहा है। पैसा ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, उतनी मिल रही है जो आज है। तो प्रैक्टिकली द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज लेस देन वैल्यू व्हाट इज़ टुडे। आज आपके लिए 100 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, कल को वो 110 भी आपके किसके बराबर होगा, 100 रुपये के बराबर होगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि समय के साथ साथ मनी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाती है, यानी डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है। जो 110 रुपये 1 साल बाद है उसकी वैल्यू आज के हिसाब से 100 रुपये ही होगी। मतलब 110 अगर कल लगाते हो तो 110 बेसिकली 100 रुपये के बराबर है आज के। तो आज की वैल्यू बेसिकली हायर हुई ना। यहाँ पे टाइम वैल्यू ये कह रहा है 110 इक्वल्स टू 100 रुपये, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर का 110 है और ये आज का है। तो विदाउट होल्डिंग द मनी यू हैव 100 रुपीज़, विद होल्डिंग मनी यू हैव 110, जिसकी आज वैल्यू फिर से कितनी है, 100 रुपये ही ओनली। तो बेटर है ना कि आप आज मनी होल्ड ना करें मनी और आज ही उसे यूज़ करना, यानी ऑप्शन 2 इज़ बेटर। ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये आता है कि ओवर टाइम मनी डेप्रीशिएट्स इन वैल्यू। अब एक कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू में आ रहा है आपका, ये टाइमलाइन।
अब हम किस में जा रहे हैं, थ्योरी से जा रहे हैं उठ के प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम समझेंगे थ्रू अ टाइमलाइन। दिस टाइमलाइन हैज़ टू बी मेड whenever you are solving the question of time adjusted technique। अभी पढ़ी नहीं है क्या है, लेकिन अभी बोल रहा हूँ टाइम एडजस्टेड टेक्निक जब भी बनाओगे, इट इज़ बेटर टू मेक दिस टाइमलाइन आइदर इन द मेन क्वेश्चन इटसेल्फ, देयर इज़ नो हार्म, और यू जस्ट प्रिपेयर दिस टाइमलाइन इन द एंड इन द रफ पार्ट, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से कैप्चर करना चाहते हैं अपनी मेमोरी में। तो दिस टाइमलाइन इज़ बेसिकली अ स्ट्रेच ऑफ टाइम ऑन अ लाइन जिसमें 0 पीरियड इज़ टुडे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। आज मेरे पास 100 रुपये हैं। इस 100 रुपये को अगर 10% पे इन्वेस्ट करना पड़े तो 1 साल बाद 110 रुपये, उसके बाद करना पड़े तो 121 रुपये, एंड उसके बाद करना पड़े तो 132 रुपीज़। सो ओवर टाइम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग इंटरेस्ट इन दी वैल्यू। इसे बोलते हैं हम या तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लोज। ये तो 2 बताया मैंने। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुका है फॉर एनालिसिस, तो यहाँ पे हम नॉर्मली इसे कैश फ्लोज ही बोलेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 100 रुपये लगाए, 1 साल बाद 110 रुपये मिल रहे हैं। क्या कर रहे हो, एडिंग दी इंटरेस्ट, अगेन एडिंग इंटरेस्ट। कितना, यहाँ पे 10 किया, तो इसका 110 पे वो लगाया तुमने, तो कितना 11 रुपये। तो यानी यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एडिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, यानी 100 रुपये पे, एंड इंटरेस्ट 1, ये इंटरेस्ट 1 था ना आपका, इस पे ये 10 रुपये था, इस 10 रुपये पे 1 रुपया भी तो मिल रहा है आपको। यहाँ पे अगर टोटल जंप करना चाहें 2 पे, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, 10% ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो 10 + 11 कर रहे हैं। तो 11 में जो 1 है वो इसके ऊपर है, और जो 10 है वो ओरिजिनल वाली वैल्यू यानी 100 रुपये पे है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। कंपाउंडिंग मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल तो हर कोई देता है, 100 रुपये पे तो इंटरेस्ट हर कोई देगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को बोलते हैं कंपाउंडिंग। पहली चीज़ मेमोरी में ऐड करिए। कैलकुलेटर के बटन में एक मेमोरी प्लस होता है ना, ऐसे ही आपके भेजे में भी मेमोरी प्लस होगा। अगर यूज़ करना नहीं आता वो ऑप्शन, तो मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा उसे यूज़ करना, क्योंकि इस चैप्टर में शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंडिंग करेंगे तो हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। पहली चीज़ मेमोरी में डाली, इसे मैं 1 पॉइंट मार्क कर देता हूँ। फिर सेम टाइमलाइन बनाता हूँ मैं। तो जब हम पीछे आएंगे, वापस आएंगे, तो 132 की वैल्यू कितनी, इसे ना मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ऊपर से आओ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट को माइनस करोगे, ये भी माइनस करोगे, ये माइनस करोगे। तो जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन है, फ्यूचर से वैल्यू को खींच रहे हैं, हम फ्यूचर से वैल्यू खींच के आज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो जो 2 फंडे बताए इसे 2 में डालो। डिस्काउंटिंग मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल और व्हाट, नॉट ऑन प्रिंसिपल, नहीं ऑन अमाउंट। ये अमाउंट है, प्रिंसिपल ये होता है ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऐड होने के बाद क्या बन जाती है, अमाउंट। इसलिए फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को जब उधर लेते हैं तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करते हैं इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये आपके 8th के फॉर्मूले नहीं आते तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो इट इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम नॉट प्रिंसिपल, फ्रॉम अमाउंट, ठीक है। तो ये उल्टा चलना हुआ, यानी फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू में पुल बैक करना। तो आज की वैल्यू को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट में जो वैल्यू उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, एंड फ्यूचर में जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं। इसे इंटरेस्ट माइनस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। और जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाते हैं तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, कंपाउंडिंग, यानी एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये है आपकी 3rd फैक्ट। तो 1 2 3 3 बता दिए अभी तक। चौथी में आते हैं।
जब इंटरेस्ट ऐड करना होता है ना तो बेसिकली चौथी चीज लिखवा के फिर समझाऊंगा, वो होती है फैक्टर। इफ इंटरेस्ट इज टू बी एडेड देन उसका फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, एंड इफ इंटरेस्ट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड तो उसका फैक्टर क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये होगा फैक्टर, ये होगा आपका इंटरेस्ट। अब कुछ समझ में नहीं आया फोर्थ पॉइंट को थोड़ा और एनालाइज करो। यस वी विल डू इट। कैपिटल बजटिंग बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, उसका बेस ही है अभी, बट यू विल फाइंड कि बेस एक बार मैंने समझा दिया तो आपको और लोगों से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तक में भी ये कोई नहीं पढ़ाता, बेसिकली ये थे कॉन्सेप्ट्स। फैक्टर का मतलब है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। नाउ डोंट आस्क मी ये फॉर्मूला कहाँ से, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता आपने 8th क्लास अच्छे से पास नहीं करी है। फिर ये फॉर्मूला 8th का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब ऐड करते हैं प्रिंसिपल में तो अमाउंट आ जाती है। ये एक ही फॉर्मूला है जिसके अराउंड आपकी फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू रोटेट होती है। मैंने आपको टाइमलाइन बताई है जो आप बनाएंगे हर जगह, तो ये होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, ये होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू। बेसिकली प्रेजेंट व फ्यूचर वैल्यू के कंपैरिजन में जितनी वैल्यूज होंगी सारी क्या होंगी, प्रेजेंट वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू के कंपैरिजन में बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, फ्यूचर वैल्यूज। तो ये एक फॉर्मूला है, तो इसे बोलते हैं, अमाउंट को बोलते हैं, मैंने क्या बोला, फ्यूचर वैल्यू। याद होगा पीछे फ्यूचर वैल्यू में से तो मैंने इंटरेस्ट माइनस किया था, और ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल। अगेन याद आया, मैं टाइमलाइन से समझाया हुआ ये। ठीक है, ये चीज़ जो है ना इसे बोलते हैं फैक्टर। किसका फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर। ये जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखो, लॉजिकली हमने पीछे पहले फर्स्ट पॉइंट में, मेमोरी का फर्स्ट पॉइंट क्लिक करो तो ये था वो कि जो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ रही है उसमें हम कंपाउंडिंग कर रहे थे, तो प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे और इसे बोल रहे थे हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। रिकॉल किया आपने फर्स्ट पॉइंट जो बोला था, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूँ तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। और मैंने बोला है जब इंटरेस्ट को ऐड करना है तो बेसिकली उसका फैक्टर क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। ये चीज़ मैंने बोली है, जब इंटरेस्ट ऐड करना है तो उसका फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो जो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं होता। हम उसके फैक्टर्स के टेबल यूज़ करते हैं क्योंकि एक सिचुएशन बहुत लेंदी हो सकती है, तो सारे काम हम यहाँ पे टाइम वैल्यू में फैक्टर्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फैक्टर्स ही हैं। तो जब भी मुझे फैक्टर्स को, इंटरेस्ट को ऐड करना होगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू को आगे लेके जाना है, जब उसे आगे लेके जाऊँगा तो मैं उसका फैक्टर मल्टीप्लाई करूँगा। सेम चीज़ अब हम किसके लिए सीखेंगे, पॉइंट 2 के लिए, कि यही फॉर्मूला है। मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। अब इंटरेस्ट को फैक्टर में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई फैक्टर, फैक्टर क्या है, 1 प्लस आर टू द पावर एन। ठीक है, इसे प्रेजेंट वैल्यू बोला था, इसे फ्यूचर वैल्यू बोला था। तो जब इस फैक्टर को हम कहाँ ले आएंगे, इधर, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। तो अब फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर। फॉर्मूला वही है, बस उसको इंटरचेंज किया समझने के लिए। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था सेकंड पॉइंट में कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली फ्यूचर वैल्यू से खींच के पीछे लाते हैं, तो हम अमाउंट में से, ये क्या थी आपकी अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। और मैंने पीछे रूल के हिसाब से बताया जब इंटरेस्ट माइनस होगा तो उसका फैक्टर क्या होगा, डिवाइड। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई इसके यूज़ करके फोर्थ पॉइंट। बातों में पता नहीं चला होगा आपको कैसे आप फोर्थ पॉइंट भी समझ गए। जब मैंने ये लिखा था तो शायद आपको नहीं समझ में आया, लेकिन अब एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ठीक है, और उसका फैक्टर। इतनी चीज़ समझ में आई। एक ही फार्मूला है, कोई वो नहीं है। अब इस फार्मूले को ना फाइनेंस वालों ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब आपको ना अगेन ये 5th पॉइंट, फाइनेंस का फॉर्मूला इतना इजी लगेगा ना समझने में। अगर मैं सिंपल फार्मूला थ्रो करता तब भी समझ में आता है, बहुत इजी फार्मूला, टाइम वैल्यू इतनी हार्ड नहीं है, बट अब कॉन्सेप्ट के साथ समझना ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला था आपका फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। एक ही फॉर्मूला है, इसको एडजस्ट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकल आएगा। इसको उन्होंने फाइनेंस में ऐसे लिखा है, ये तो 1 फार्मूला लिखा है, जो इसको इंटरचेंज करके लिखा है ना सेकंड फार्मूला
फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। इसको इन्होंने फाइनेंस में इंटरचेंज कर दिया, तो इससे फाइनेंस का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। ये भी फाइनेंस के फॉर्मूला, ऑफ कोर्स डोंट टेक इट अदरवाइज कि क्या बोल रहे हैं ये, बट मेरा मतलब है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से फाइनेंस का मतलब, ठीक है। ये कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। और यहाँ बोल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो 1/1 प्लस आर टू द पावर n है ना, इसको उन्होंने लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बस। तो अब जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको लगेगा फेल हो गया। जो नॉर्मल बंदा है, अगर आप उससे बात करेंगे, आपका फ्रेंड है, नॉर्मल तो ऑफकोर्स सारे ही हैं, अब नॉर्मल नहीं है, बट एक जो जिसने ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता होगा ना, आप अपने फ्रेंड से जिसने फॉर्मूले रटे हुए होंगे, तो उसको अगर आप ये डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे ना, तो आपको कहेगा देख यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फ्यूचर वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। बट शायद आप इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो ही रहा है। इसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। मैंने फैक्टर बोला था, फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की जगह पे उन्होंने बोल दिया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फाइनेंस में, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एंड यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को 1/r प्लस n को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो ऑफकोर्स अब तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो वो डिवीजन में ही आएगा। तो एक ही फैक्टर होता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन फाइनेंस ने इनको दो नाम दे दिए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो जब भी आपके फॉर्मूलेज आएंगे, अल्टीमेटली आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, एंड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक बात याद रखना, जिसका फैक्टर वो हावी, जिसका फैक्टर वो हैवी, हैवी को हम हावी बोल देते हैं, ठीक है। वो हैवी मतलब अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लिकेशन किसका? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का। तो वो प्रेजेंट वैल्यू को इतना हैवी है कि उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्यूचर वैल्यू में, यानी टाइम लाइन पे उसे आगे धकेल देगा। इंटरेस्ट ऐड कर देगा, यानी मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर से। कौन सा फैक्टर? अब फैक्टर का नाम बताना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों ही फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, तो वो है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। और ये कहना चाह रहा है कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका फैक्टर यूज होगा, तो यानी उसका फैक्टर हैवी हो जाएगा, तो जो निकाल रहे हैं उसका फैक्टर हो जाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रेजेंट वैल्यू में, यानी उसे पीछे धकेल देगा, यानी इंटरेस्ट को माइनस कर देगा, डिस्काउंटिंग कर देगा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं इसका फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे माइनस डिवाइड फैक्टर नहीं लिखा। अगर डिवाइड फैक्टर लिखना होगा तो आप लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ही, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। ओवरऑल हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के ही केसेस समझने थे, ठीक है। दो ही फॉर्मूले हैं, ये दोनों आपके मेन फार्मूलाज हैं। इसको नोट डाउन करें, पूरा एनालिसिस अपनी लैंग्वेज में लिखें। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आपका टाइम वैल्यू में ही। अब टाइम वैल्यू पढ़ा दिया, कैश फ्लो को टच करना है। मैंने सेकंड पॉइंट क्या बोला था बेस में? कैश फ्लो एनालिसिस। अब कैश फ्लो को टच करना शुरू करेंगे। तो कैश फ्लो के यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, देखो। टचिंग सेकंड पॉइंट 2 ऑफ पार्ट 1 दैट इज बेस, दैट इज कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है। तो टाइम वैल्यू को कैश फ्लो से टच कर रहे हैं, मतलब कनेक्ट करना चाह रहे हैं, नेक्सस बनाना चाह रहे हैं उनका। तो यहाँ पे टाइमलाइन होगी, टाइम वैल्यू टाइमलाइन होगी, कैश फ्लोज भी होंगी। यस, 100 रुपये की कैश फ्लो है, 200 रुपये आए, यहाँ पे 1000 लगाया मानो तुमने, 200, 300, 400, 500, पीरियड 0, 1, 2, 3, 4,
ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू। लिख मत देना पेपर में कभी गलती से भी, से वो यही मान लेगा 500 ही फ्यूचर वैल्यू है। नहीं, दिमाग में रखना, दिस इज़ टू बी केप्ट इन माइंड, इसलिए मैं इसको डॉटेड लिख रहा हूँ। ये तो कैलकुलेट करनी है अभी। तो देखो, कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू किसकी कैलकुलेट होती है? कैश फ्लोज की। तो कैश फ्लोज मतलब अमाउंट की। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है तुम्हारा, कैश फ्लो भी। तो हम कैश फ्लो से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट को छोड़ के कैश फ्लोज ही लेंगे। तो मैं अगर आपको ये पहला क्वेश्चन दूँ कि आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, इसे क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट रेट। इसको IRR भी बोल सकते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी वर्ड दिया है ऐसा, तो आपको अल्टीमेटली ये मानना है कि वो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। आपको मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड ईयर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा करते हैं, सबकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना शुरू करेंगे उल्टा, पीछे खींच के लाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कब कैलकुलेट होती है? मैंने यहाँ पे लिखा पीरियड 0 पे, ठीक है। तो सबका पीरियड 0 पे खींच के लाना है। तो डिफरेंट पेन से आई शुड राइट कि 500 को खींच के कहाँ लाना है आपको? 0 पे। 400 को खींच के लाना अगेन 0 पे। 1000 को खींचोगे नहीं, वो तो ऑलरेडी 0 पे है, ठीक है। तो इसीलिए भी हम कहते हैं कि जो पीरियड 0 पे खड़ा है, आज की 1000 की वैल्यू 1000 ही है। यही मैंने सबसे पहले एग्जांपल में सिखाया था कि मेरे पास अगर 100 रुपये आज हैं, तो वाई वुड आई वॉन्ट टू कीप इट फॉर 10 ईयर्स व्हेन आई कैन जस्ट हैव 1000 रुपीज़ टुडे। तो जो 10 साल की वैल्यू होगी, जो पुल बैक करेंगे, तो क्या उसकी वैल्यू 1000 होगी? वो देखना पड़ेगा। उस वाले क्वेश्चन में यस थी, दोनों की वैल्यू 100 रुपये थी। यस, ऑप्शन 1 की वैल्यू 100 रुपये थी एंड ऑप्शन 1 की वैल्यू 100 रुपये थी एंड ऑप्शन 2 की भी थी। ऑप्शन 1 की फ्यूचर वैल्यू आपकी 110 थी, जो 100 रुपये के बराबर थी, बट दोनों की वैल्यू कितनी थी ऑप्शन में? 100 रुपये। बट यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल होगा, तो वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 500 रुपये को 5 साल पहले खींचेंगे, तो 500 रुपये कितने हैं? 500 रुपये पीछे खींचना है। क्या करना है? डिस्काउंटिंग करना है। तो क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, पीछे खींचना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ होगा, क्योंकि उसका फैक्टर हैवी पड़ जाएगा। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, इसको ऐसे ही अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज यू कैन हैव योर ओन शॉर्टकट्स, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने बताया था। फैक्टर किसका? फैक्टर इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है यहाँ पे? 10%। तो 10% के हिसाब से फैक्टर कैलकुलेट होगा। अब इस फैक्टर की कैलकुलेशन मैंने आपको बतानी है। तो प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके फिर बताऊंगा। सारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। 400 की भी कैलकुलेट करेंगे, 300 की भी कैलकुलेट करेंगे, 200 की भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और 1000 की भी कैलकुलेट करके दिखा दूँगा। सब जगह यही फैक्टर यूज़ होने हैं। फैक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय एन्युटी टेबल, या तो एन्युटी टेबल आपको एग्जाम में दे रखी है बट उसका टाइम बहुत खिंच जाता है, वो गिवन इन क्वेश्चन। इससे बड़ी बात ही क्या है, क्वेश्चन में दे दी तो वो यूज़ कर लो। हाँ, अगर कोई चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी एन्युटी टेबल की वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना। जो क्वेश्चन ने लिख दिया, इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन ने दे रखा तो टेबल में देखो। फिर तुम्हारा आता है कैलकुलेटर, यूज टू सेव टाइम। बट एक रैशनल स्टूडेंट यही यूज़ करेगा, ठीक है। एन्युटी टेबल यूज़ नहीं करेगा कि वो लंबा खिंच जाता है। आप टेबल मांगेंगे पेपर में, फिर वो आपको देगा एंड फिर आप कैलकुलेट करेंगे। तो 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। तरीके तो और भी हैं बहुत सारे। पहला तरीका ट्राई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल से। प्रेजेंट वैल्यू टेबल से प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमें फैक्टर्स बताती है, उस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी कैश फ्लो से, तो हमारी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। क्योंकि मैंने बता रखा है अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, क्योंकि वो हैवी पड़ जाता है। हैवी मेरी खुद की लैंग्वेज है, ऐसा फाइनेंस में कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो टेबल दी होती है वो 1 रुपये के हिसाब से दी होती है। 1 रुपये का फैक्टर दिया होता है। 1 रुपये का फैक्टर दिया होगा तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये से अगर मैं 1 रुपये के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो 100 रुपीज़ की आ जाएगी। तो सेम यहाँ पे लगाते हैं।
फैक्टर क्या था मेरा, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू टेबल से हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, तो इसी का वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल हमें दिया होता है यहाँ पे। तो हमें तो मल्टीप्लाई करना है फैक्टर, आपको बताइएगा कि मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल है कि ये फैक्टर तो ऑलरेडी रेसिप्रोकल का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, तो इस वजह से हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैश फ्लो जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमें दी गई थी वो थी 1000, राइट। तो पीरियड 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये अब ऐसा आज का है और ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएंगे। ये हमारी कैश फ्लोज हैं, ये हमारा टाइम है। ये मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसका निकलेगा, 10% का, क्योंकि 10% रेट दिया हुआ था हमें। हर इंटरेस्ट का अलग फैक्टर होगा। तो क्योंकि पीरियड 0 है तो पीरियड 0 का तो फैक्टर हमेशा 1 होगा, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे n पे 0, तो ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसीलिए ये कहते हैं जो एक 1000 होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी क्या होगी, आज 1000 रुपीज़ होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो निकाल रहे हैं हम, उसमें आज की वैल्यू, आज 1000 रुपये लगाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1000 ही होगी। 10% का मैं पहले फैक्टर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर पेज पलटना पड़ेगा। ये आपके फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए फैक्टर कहाँ से आया, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू टेबल होती है, यहाँ से हम निकालना सीखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ये 1 रुपये के लिए दी होती है, मैंने आपको बताई थी ये बात। और जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 की आएगी, 300 से करेंगे 300 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 रुपये के लिए सबको दे दी। तो 10% के लिए कैलकुलेट करना है। तो पहला था 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। नॉर्मल 5 ईयर का याद कर लेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि फैक्टर जैसे जैसे हम टाइम बढ़ रहा है फैक्टर डिक्रीज होता चला जा रहा है। ये हमारा पहला कंक्लूजन यहाँ से रहेगा। 0.909 फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो आएगा 181.8। अच्छा, ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू टेबल अपना कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें आपको समझनी है। जैसे मैं फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टाइम वैल्यू लग गई। टाइम वैल्यू क्या कहती है, 110 की वैल्यू 100 रुपये होती है एक्चुअली में हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। तो देखो 200 रुपये की एक्चुअल वैल्यू आज कितनी है, 181। 1000 की, ये ऑप्शन बी था हमारा। ऑप्शन बी मतलब आज ही पैसा खर्च कर दो, तो आज की वैल्यू आज कितनी है, 1000 रुपीज़। तो ये जो है हमारा उस फॉर्मूले को एक्सपैंड करके वही कंक्लूजन आ रहा है जो बेसिकली मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझाया था कि आज पैसा आप होल्ड करना चाहिए कि आज की वैल्यू आज ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कल की वैल्यू है वो आज की वैल्यू जितनी ही हो सकता है कि आपकी यहाँ पे जो फ्यूचर में वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब निकालें तो आज की वैल्यू से एक्चुअली में वो ज़्यादा हो। 1000 रुपीज़ की आज वैल्यू 1000 है, लेकिन जो फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है उससे जो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू शायद वो 1000 से ज़्यादा हो, तो उस केस में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैंने छोटा सा हिंट दिया आपको पहले टूल का जिसे कहते हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको मैं डिस्कस करूँगा दोबारा से, उसमें भी ये टेबल बनती है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे। 0 पीरियड में आपकी फर्स्ट कैश फ्लो थी 1000, ठीक है। अब 500 को वापस लाए तो कितना आया, 341.5। 400 को वापस लाए तो कितना आया, 300.4। तो ऐसे ही जब करेंगे हम तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ से 2 कंक्लूजन मैंने निकालने हैं। पहला कंक्लूजन आपका इज़ वेरी इजी एंड फर्स्ट कंक्लूजन इज़, जो फर्स्ट कंक्लूजन आपकी ये है, एज द टाइम इंक्रीजेज द फैक्टर डिक्रीजेज। दैट मीन्स जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब दूसरी जो कंक्लूजन है वो मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। देखो एट 10% मैंने अपनी फैक्टर्स निकाले जो भी थे, फिर उसको मल्टीप्लाई करा तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ गई। मालूम मैं एट 15% अपना फैक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल में देखते हैं 15% ये क्या रेट्स हैं। 0.870 ये दिख रहा है आपको, 0.870, 0.756, 870 एंड 0.756। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.870, 0.756। पहली मेरी थी 200 और फर्स्ट ईयर में, एंड सेकंड ईयर में थी मेरी 300। तो मेरी कैश फ्लो आती है 174 बजाय इसके जहाँ पे मेरी वैल्यू 181 पॉइंट समथिंग आ रही थी। तो ये देख सकते हैं कि 10% पे जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ रहा है
वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो एट द रेट 15%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ उसका फैक्टर क्या हुआ, उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये क्यों हुआ, ये सेकंड कंक्लूजन है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ इन दी डिनोमिनेटर। तो 1 + 0.1 क्योंकि 10% है टू दी पावर 1, एंड दूसरे केस में था आपका 1 / 1.15 क्योंकि 0.15 था 1 प्लस, इसको दोबारा लिख देते हैं एक्सपेंड करके जिससे समझ में आ जाए, टू दी पावर n। तो अगर ये 15% ज़्यादा है तो इसका न्यूमिनेटर क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है तो वैल्यू कम आएगी, तो इसलिए आपका फैक्टर रेट कम होता है। एंड फैक्टर जब कम होगा तो इसी वजह से आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है वो भी कम आएगी। दिस इज़ योर सेकेंड कंक्लूजन दैट इफ़ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज फैक्टर डिक्रीजेज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिक्रीजेज। इसको और ईजिली समझने के लिए, जिससे कॉम्प्लिकेट ना हो, हमने पढ़ा था डिस्काउंटिंग का मतलब इंटरेस्ट माइनस। तो अगर 10% का इंटरेस्ट मैं माइनस करूँगा तो 10% पे जो वैल्यू आएगी और जो 15% पे आएगी, 15% बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट माइनस करेगा ना, ज़्यादा इंटरेस्ट माइनस करेगा तो ये जो वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स कम आएगी। यही कंपाउंडिंग में उल्टा होता है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा 15% तो मुझे जो बैंक पैसा देगा एंड में वो ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू 10% पे। तो जब उसका उल्टा करेंगे तो उल्टा ही केस तो होगा। फिर अगर 10% पे देगा तो फिर कम वैल्यू आज लगानी पड़ेगी, एंड अगर 15% पे देता तो यानी आज वैल्यू कम लगानी पड़ेगी, यानी आज हमें बैंक को कम पैसा देना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। इतना समझने के बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं अपना कि कैश फ्लो एनालिसिस समझेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको यहाँ पे, एन्युटी और अदर चीज़। देखो, एक तो मैं बताया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जिसे हमने कैलकुलेट करा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। इसे हम टेबल कौन सी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF। ऐसे एक और टेबल होती है PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू जो है वो आपकी कैश फ्लोज हैं वो सेम है, तो इंटरेस्ट फैक्टर ऐड हो जाता है। इसका क्या मतलब अगेन समझ में नहीं आया, तो इससे भी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो निकालनी पड़ सकती है आगे क्वेश्चंस में, तो ये भी मैं अभी समझा के चल रहा हूँ। इसके बाद फिर हम कैलकुलेटर वाला मेथड यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर वाला, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसे समझने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली क्वेश्चन में जो रेट गिवन होगा उसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और मैंने ये बताया था आपको कि ये हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। एक चीज़ और समझानी है, उसके बाद हम फिर डिटेल्ड कैश फ्लो एनालिसिस पे चलेंगे और फिर लेक्चर एंड कर देंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो सकता है। बेसिकली दिस इज़ दिस टेबल। 10% पे पहला 0.909 कुछ याद आया 0.909 से, ये एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी था 0.909। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी निकाला हमने तो इंटरेस्ट ऐड होता चला जाता है। तो 0.909 में जब 0.826 जोड़ेंगे तो वो आएगा 1.736, फिर उसमें आगे का हम ऐड करेंगे आपका 0.751, फिर आगे 0.683, 0.621, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनका यूज़ ये है बेसिकली, देखो जब आप कैश फ्लोज एनालिसिस पढ़ते हैं, जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, जिसके वजह से मैंने दो कंक्लूजन्स निकाले हैं जो कि टाइम वैल्यू से रिलेटेड थे। कैश फ्लो एनालिसिस में 3 पैटर्न होते हैं। एक तो आपका होता है मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स पैटर्न आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, कि कोई कैश फ्लो आपकी जो है वो 1000 की है, कोई कैश फ्लो आपकी 300 की है, कुछ 200 की है, तो उसके लिए हमने अलग अलग रेट्स यूज़ करे। लेकिन अगर कैश फ्लो आपकी सेम है, सेम पैटर्न की है, तो उसे हम यहाँ पे बोल देते हैं एन्युटी। तो एन्युटी में बेसिकली क्या होता है कि आपको, जैसे बैंक कहता है कि आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद इक्वल अमाउंट मिलेगी, 10-10 हज़ार रुपये की अमाउंट मिलेगी। तो 10,000 1 साल बाद मिले, 10,000 2 साल बाद मिले, 10,000 3 साल बाद मिले। तो इसके 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के। या तो आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से देख के 10% पे अगेन 0.909 करें, 0.826 करें, 0.751 करें, ठीक है, और उससे फिर कैलकुलेट करें वैल्यूज़। या फिर बजाय इसके आप क्या कर सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो कॉमन है,
और मैथ्स में आपने अगर पढ़ा होगा तो कॉमन को हमेशा बाहर निकाल लेते हैं, इक्वेशन से हमेशा बाहर निकाल लेते हैं, बाहर फ्रॉम इक्वेशन। तो 10,000 को मैंने इक्वेशन से बाहर निकाला, ये 10,000 आ गया कॉमन, एंड इन सब को मैंने इक्वेशन में ही रखा, तो ये प्लस हो जाएंगे। और जब ये प्लस होंगे तो ये एन्युटी फैक्टर बन जाता है, और एन्युटी फैक्टर का टेबल आपका ये रहा, जो कि मैंने आपको प्लस करके बताया भी है। तो अगर मुझे 5 सालों की, बेसिकली यहाँ पे कितनी है, 3 सालों को एन्युटी है, तो 3 सालों की एन्युटी का वैल्यू कितनी हुई, थर्ड ईयर में देखिए दैट इज़ 2.487। तो 2.487 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बारी में मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगी कंबाइंड। ठीक है, तो ये मदद क्या करता है, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू और चीज़ों में कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कैश फ्लो का, जब वो सेम रहता है तो हम प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, एन्युटी टेबल को भूल जाओ, अगर फटाफट कैलकुलेटर पे करना है तो 10% कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.1 करना होता है, फर्स्ट ईयर का आता है। इसे जब 1 पावर कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का आएगा, सेकेंड करेंगे तो सेकेंड ईयर का आएगा, 3 करेंगे तो थर्ड ईयर का आएगा। तो ऐसे करते पावर चेंज करते चलनी है। तो देखो कैलकुलेटर पे कैसे करना है, या तो कैलकुलेटर पे ऐसे करो, फर्स्ट जगह अलग कैलकुलेट करो, फिर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, पहले 1.1 की स्क्वायर निकालोगे, फिर उसे डिलीट करके 1 से डिवाइड करोगे 1.21 को, फिर ये 8.826 आएगा। यही फैक्टर जो एन्युटी टेबल ने दिए थे कैलकुलेटर पे कैसे करना है, तो देखो मैं सिखाता हूँ कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 10% क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू दबाएंगे तो फर्स्ट ईयर आ गया 0.909, दोबारा इक्वल टू दबाएंगे तो सेकेंड ईयर का आ गया, थर्ड ईयर में दबाएंगे तो 0.75 आ गया, दोबारा दबाएंगे फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, ऐसे करते करते जाओगे, प्रेजेंट वैल्यू टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डू रिमेंबर टू टेक द वैल्यूज टिल थर्ड डेसिमल प्लेस एंड ऑलवेज राउंड ऑफ द लास्ट वन। जैसे इस केस में नहीं करना पड़ेगा कि फोर्थ प्लेस पे 3 है, लेकिन अगर 5 होता तो हम इसे 240 कर देते। ठीक है, तो ऑलवेज थर्ड डेसिमल तक लो, अगर 4 तक ले सकते हो, और क्वेश्चन ने कहा है कि डू दी कैलकुलेशन टिल 4 डेसिमल प्लेसेस, तो फिर 4 लेंगे और हमेशा 4 वाले को राउंड ऑफ करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एन्युटी का फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 फर्स्ट ईयर का रेट आया, मेमोरी प्लस दबाया क्योंकि ये वैल्यू अब मेमोरी में ऐड हो गई। अब ये वैल्यू कहाँ चली गई, मेमोरी में ऐड हो गई। मेमोरी में हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 प्लस एनीथिंग इज़ दैट वैल्यू ओनली। तो ये वैल्यू 0 में प्लस हो गई, तो ये वैल्यू बची होगी वहाँ पे 0.909। दोबारा इक्वल टू दबाएंगे तो वो फैक्टर सेकेंड ईयर का आ गया होगा। इसको भी हमने किस में ऐड कर दिया, मेमोरी में। मेमोरी में ऑलरेडी क्या है 0.909, तो उसमें मेमोरी ऐड कर दी। 0.909 में क्या ऐड हो गया, 0.826। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का निकाला, उसे मेमोरी में ऐड कर दिया। फोर्थ ईयर का निकाला, उसे भी मेमोरी में ऐड कर दिया। एंड फिफ्थ ईयर का निकाला, उसे भी मेमोरी में ऐड कर दिया। ठीक है, अब मेमोरी में हमने 5 साल की वैल्यू ऐड करी है, तो अब हम करेंगे मेमोरी रिकॉल। इसे कहते हैं MR। आपके जो कैलकुलेटर है उसमें MRC लिखा होता है, तो उसका मतलब ये होता है मेमोरी रिकॉल एंड मेमोरी क्लियर। तो MRC का मतलब है फर्स्ट बार दबाएंगे तो मेमोरी रिकॉल हो जाएगी, यानी मेमोरी में अब जो भी टोटल हुआ होगा ना वैल्यूज़ का, वो सारा आ जाएगा। हमने 5 ईयर की ऐड करी है वैल्यू, तो 5 ईयर की वैल्यू ऐड होके आ जाएंगी। अगर मैंने मेमोरी माइनस किया होता तो हो सकता है जो वैल्यू मैंने जिस पे मेमोरी माइनस दबाया होगा वो वहाँ जाके माइनस हो चुकी होगी, और जब मैं मेमोरी रिकॉल दबाऊंगा तो जो टोटल उस वक्त हुआ होगा माइनस करने के बाद वो आएगा। तो मेमोरी रिकॉल का मतलब है कि अब जो टोटल बचा है, बैलेंस बचा है, उसे रिकॉल कर लो। और MC का मतलब होता है जो मेमोरी में है उसे दोबारा से कहाँ ले जाओ, 0 पे, क्योंकि जिससे आप नई कैलकुलेशन स्टार्ट कर पाएँ। अगर आप उसे मेमोरी में डले रहने देंगे तो आगे कुछ भी ऐड करेंगे तो ऑलरेडी बैलेंस में ऐड होगा ना वो, तो आपके जो कैलकुलेटर है उसमें MRC होगा। तो MR एक बार दबाएंगे तो रिकॉल होगा, और उसे दोबारा दबा देंगे तो मेमोरी क्लियर हो जाएगी, यानी वैल्यू कहाँ सेट हो गई जाके 0 पे दोबारा। तो मैं रिकॉल करी तो मेरी वैल्यू आई 3.791। मैंने देखो राउंड ऑफ किया है थर्ड पे 3.791। इसको ज़रा मैं अपनी टेबल में देखूँ तो क्या ये 3.791 आ रहा है, यस। तो मेरा एन्युटी जो फैक्टर है वो भी आ गया, और ये सारे वैल्यूज़ तो इक्वल टू दबाने पे आ ही रहे थे। इतना करने के बाद अब हम कैश फ्लो एनालिसिस शुरू करते हैं, डिटेल वाला। ठीक है, कैश फ्लो एनालिसिस को मैंने टच किया था
टाइम वैल्यू से। अब टाइम वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे आपका कैश फ्लो एनालिसिस। देखो कैश फ्लोज जो है ना वो बिजनेस में दो तरीके से डील होती हैं। फर्स्ट इज कैश इनफ्लो एंड सेकंड इज कैश आउटफ्लो। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो कैश है वो आपके पास आ रहा है या जा रहा है। जो जाने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि मैंने अभी तक कोई साइन नहीं लगाया कैश फ्लोज पे, और जब साइन लगा देंगे तो कैश फ्लो एनालिसिस के बाद लगाएंगे। तो जो हम अब कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ रहे हैं इसके बाद जितनी भी कैश फ्लोज लेंगे हम सारी वो पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। जैसे मैंने 1000 लिखा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव कैश फ्लो है क्योंकि पॉजिटिव का साइन नहीं लगाना होता। लेकिन अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया या फिर मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो दिस इज़ बेसिकली आउटफ्लो, यानी ये पैसा गया है। तो पैसा कैसे जा सकता है आपके बाहर? या तो आपने इन्वेस्टमेंट करी हो कोई, या फिर आपने कोई कॉस्ट इनकर करी हो। इनफ्लो कैसे आ सकता है? आपकी सेल्स हुई हो, आपके पास प्रॉफिट्स आए हों, आपका टैक्स सेव हुआ हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कैश फ्लोज आर नॉट प्रॉफिट्स। ये बताया नहीं था बट ये हिंटेड था आपके में कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स भी यूज़ होते हैं एंड कैश फ्लोज भी यूज़ होते हैं। और अगर आप कैश अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लोज को अगेन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की वही होती है। जो 1000 है इस अकाउंटिंग प्रॉफिट बोल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो उस प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ जाएगी या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन कैश फ्लो जनरल बोल के चलते हैं हम यहाँ पे, और अकाउंटिंग प्रॉफिट को आप डिस्कार्ड कर चुके हैं एनालिसिस से बिकॉज ये बायस्ड होता है। तो कैश फ्लोज जो एनालिसिस है वो बोलता है कि जो भी चीज़ आ रही है या जो भी चीज़ जाते जाते बच गई, इट इज़ ऑलवेज इनफ्लो। और आउटफ्लो किसे कहता है? जो चीज़ जा रही है या जो चीज़ आते आते बच गई, आते आते बच गई, इसे तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये पे मुझे 30% टैक्स देना है, तो मेरे लिए जो 100 रुपये हैं उसमें से 30% क्या हो गया? टैक्स, यानी ₹30। तो वो 30 रुपये मेरे लिए कैश आउटफ्लो होगा। अब अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करते तो बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको कहते हैं कि टैक्स तो एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन है, इसको आप प्रॉफिट वगैरह में मत लीजिए, ये तो आपको पे करना ही करना है। नो, बट कैश फ्लो एनालिसिस बोलता है जो आ रहा है कैश इनफ्लो, जो जा रहा है वो कैश आउटफ्लो। और इसके साथ साथ दो और चीज़ें बताई आपको एडिशन में, जो आते आते बच गई या जाते जाते बच गई। 100 रुपीज़ जो है उसमें से आपका जो कैश फ्लो होगा वो होगा ₹70 इनफ्लो एंड ₹30 आउटफ्लो। ओके, तो टैक्स सेव्ड, टैक्स सेव हुआ है। ये कैसे हो सकता है? आपका डेप्रीसिएशन की वजह से। कोई खर्चा आपने कर लिया तो उससे कम टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 15 रुपये की डेप्रीसिएशन आपने चार्ज कर दी। इस डेप्रीसिएशन की वजह से अब आपको, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट टर्म तो यूज़ नहीं हो रही, तो अगेन आपको 85 रुपये तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसकी वजह से 30% जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो 30% आपका कितना है? 25.5। तो कोई भी खर्चा है जिसके वजह से मेरा टैक्स बच रहा है, वो कितने रुपए बचा मेरा? 4.5 रुपये। दिस इज़ ऑल्सो अ इनफ्लो अकॉर्डिंग टू द कैश फ्लो एनालिसिस। कोई बेनिफिट जो है वो आपके पास बच गया, वो भी क्या है? आपका कैश इनफ्लो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर दो रूल जो मैंने बताए हैं उसको आप लिखें तो उसके हिसाब से देयर इज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैश फ्लोज विच आर ऑलवेज कैटेगराइज्ड एज आइदर कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। तो वी विल स्टडी दैट। फर्स्ट आपका है कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये कॉस्ट हमेशा क्या होगी? कॉस्ट के केस में तो मैंने हमेशा बताया कि ये कॉस्ट है क्योंकि तो इट इज़ ऑलवेज आउटफ्लो, तो इसे हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट की आपने, ये हमेशा क्या होगी आपकी आउटफ्लो, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेंगे इसे। थर्ड आपकी है इन्वेस्टमेंट रिकवरी, इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो गई यानी पैसा आ गया, तो क्या होगा इसका साइन इनफ्लो, अब इसे आप पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। फोर्थ आपका है आपका आप ले सकते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी तो ये तो हमेशा बेनिफिट है एक तरह का, तो इससे क्योंकि ये बेनिफिट है, गवर्नमेंट ने आपको एक सब्सिडी दे दी तो इनफ्लो है पैसा, गवर्नमेंट ने आपको किसी तरीके से कहा होगा कि चलो आपको इतने पे टैक्स नहीं देना, या आपको ये रिलीफ है, तो कोई भी चीज़ जो बच गई मेरे पास वो क्या है एक बेनिफिट है, एंड इस बेनिफिट पे भी मुझे इनफ्लो लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ आपका हो सकता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे डुअल रोल में होती है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होगी यहाँ पे आउटफ्लो, क्योंकि ये एक तरह से आपका कैसे कैपिटल बजटिंग है उसमें फंड्स बाहर जा रहे हैं, ऐसे ही वर्किंग कैपिटल में भी जाएंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल रिकवरी दैट इज़ ऑलवेज इनफ्लो, और ये होती कब है नॉर्मली एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, सैलवेज हमेशा यहाँ पे क्या होगी इनफ्लो। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैंने आपको डुअल रोल बताया है इसका। एंड एक और चीज़ अज्यूम करके यहाँ पे चलेंगे, ये ICAI की आपकी अजम्पशन है कि इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसको लिखवाता हूँ अभी नोट को मैं, तो अभी हम आगे चलते हैं, फिर उसके बाद उस नोट को मैं लिखवाऊँगा। एट्थ पॉइंट आपका है कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं आपके, ये आपके क्या होंगे हमेशा आउटफ्लो। रिपेयर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके हमेशा आउटफ्लो। टैक्स सेविंग इनफ्लो। नॉन कैश आइटम्स एक्सक्लूडेड सिंस कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो का एनालिसिस और उसमें नॉन कैश का क्या मतलब, एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन। बेसिकली जिससे हम अभी तक कैश फ्लो बोल रहे थे ना, जो शुरू में वैल्यूज़ थी, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ रही थी, कि कैश फ्लो एक्चुअली में CFAT होती है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और इसके बाद कुछ बोलूँगा नहीं, मैं चुप रहूँगा। तो एक और हिंट दिया कि डेप्रीसिएशन उसमें से एक्सक्लूडेड होती है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट डज नॉट इंक्लूड डेप्रीसिएशन। इसके ऊपर अगर अभी अगेन डिस्कशन है मैं बताऊँगा आपको। 12th पॉइंट आपका है कि यहाँ पे अदर कैश बेनिफिट्स, ये आपके क्या होंगे इनफ्लोज। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, साल के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट करी है या फिर आपने कोई एडिशनल इक्विपमेंट खरीदा है, परचेज्ड, तो उसे कैपिटलाइज करेंगे और उसे आउटफ्लो मानेंगे। बट अगर आपने कोई चीज़ सेल करी, सेल ऑफ एसेट, तो वो तो इनफ्लो है ही है, लेकिन उसके साथ जो प्रॉफिट और लॉस है, तो जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है दैट इज़ टू बी यूज्ड फॉर द टैक्स, अप्लाई टैक्स, उस पर टैक्स अप्लाई करो और उसे टैक्स की वैल्यू को आउटफ्लो मानो, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है, उसको हम इग्नोर करते हैं यहाँ पे। एंड लॉस पे आप क्या करोगे टैक्स सेविंग, एंड इसे क्या मानोगे आप फिर इनफ्लो, एंड इसे क्या मानोगे आप आउटफ्लो। जो आपकी ₹4.5 थी एंड जो यहाँ पे आपकी 30 रुपये थी पहले एग्जाम्पल में, 30 रुपये जो आपने टैक्स लगाया था वो आपका आउटफ्लो होता है, लेकिन 4.5 रुपये बचाए थे वो आपका इनफ्लो है। हाँ, प्रॉफिट से मुझे मतलब नहीं है, प्रॉफिट और लॉस से कितना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि CFAT कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमेशा लेते हैं, बट बिफोर डेप्रिसिएशन। जब बिफोर डेप्रिसिएशन है ये नाम में नहीं होता, बट ये अज्यूम्ड होता है कि इसमें बिफोर डेप्रिसिएशन ही होगा। लेकिन एक बात देखो, अगर बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन कभी लगाई ही नहीं। डेप्रिसिएशन इज़ बेसिकली अ डिडक्शन, डेप्रिसिएशन इज़ अ कंपल्सरी
डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे समवेयर डेप्रिसिएशन हैज़ अ टैक्स पॉइंट, तो उस टैक्स पॉइंट को टच करना है। बट बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना। बिफोर ना, तो यानी बिफोर मतलब डेप्रिसिएशन लगी नहीं, डेप्रिसिएशन से पहले। बीइंग अ डिडक्शन, डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड बट इट इज एडेड नाउ बिकॉज इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन। तो आपको लगता है कि क्या जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स करेक्ट है या नहीं है? विदाउट डेप्रिसिएशन विच इज़ कंपलसरी, आपका टैक्स हमेशा गलत आएगा इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे और फाइनेंस कह रहा है लगाओ, ऐड करो। तो ऐड करो यानी आप तो एक तो क्या कहते हैं डिडक्ट नहीं कर रहे, उल्टा उसे ऐड कर रहे हैं, तो गलत पे गलत ही होता जा रहा है। तो CF80 जो आफ्टर टैक्स है, इसमें टैक्स तो गलत हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन है इज टैक्स कैलकुलेटेड करेक्टली। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है वाई बिफोर डेप्रिसिएशन ओनली, डेप्रिसिएशन से पहले। देखो इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं पढ़ाता आपको। आप किसी भी टीचर के पास चले जाइए, वो आपको ना टाइम वैल्यू ढंग से पढ़ाएगा, ना आपको कैश फ्लो एनालिसिस ढंग से पढ़ाएगा, ना आपको रिलेशंस बताएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में, सीधा आपको NPV पे लेके जाएगा। और उनके बच्चे रियली में पास हो जाते हैं क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो चीज़ पढ़ा देते हैं। बट फाइनल का क्या, जहाँ पे आपको बेस ही नहीं पता होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैं आपको ज़रूर बता के चलना चाहता हूँ। भले ही मेरे कुछ जो लेक्चर्स हैं वो लंबे हो जाएं, मैंने जो आपको 4-5 लेक्चर्स सिर्फ थ्योरी के बोले हैं, उसके अलावा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आई विल डू दी क्वेश्चंस एज वेल। तो जो आपका कैपिटल बजटिंग होता है, इट इज़ अ बिग टॉपिक, तो इसको डिस्कस करने में टाइम लगेगा बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। तो देखो पहला आंसर मैं दे देता हूँ, सेकंड का पहले आंसर दे देता हूँ, बिफोर डेप्रिसिएशन ओनली बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। और नॉन कैश आइटम है तो इसको तो कभी डिडक्ट करेंगे ही नहीं। अगर इसे डिडक्ट कर दिया तो बेसिकली इसका तो हमने यूज़ कर लिया कि डेप्रिसिएशन बीइंग अ डिडक्शन चाहती है मुझे डिडक्ट करो, और उसको अगर डिडक्ट ही कर दिया तो उसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया तो फिर एक कैश फ्लो कहाँ से रही? ये तो नॉन कैश फ्लो भी साथ में ले आई और कहीं ना कहीं ये फिर आपका मैनिपुलेटेड कैश फ्लो हो गई, और हमें मैनिपुलेटेड कैश फ्लो नहीं चाहिए। टू अवॉइड रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। बट टैक्स तो ढंग से कैलकुलेट होगा, तो वी हैव अ ट्रीटमेंट। ऐसा कुछ करो कि दोनों को दुख ना हो, ना फाइनेंस वालों को ना टैक्स वालों को। अब टैक्स वाले तो हर चीज़ में लड़ते हैं फिर, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंट्री। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कैश फ्लोज निकालेंगे, टोटल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ में मैं नहीं जाना चाहता, ना आपको जाना है फाइनेंस में, बिकॉज दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, और वहाँ पे क्लासिफिकेशन करने होते हैं। वी डोंट नीड टू क्लासीफाई। उसमें से सबसे पहले डेप्रीसिएशन माइनस करो। घंटी बच जानी चाहिए, डेप्रीसिएशन माइनस ही तो होना चाहती थी, कर दी, तो कैश फ्लो तो कहीं से बची नहीं ना। इसमें नॉन कैश आइटम आ गया, इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। इससे जो मेरा आंसर आया दैट इज़ कैश फ्लो आफ्टर डेप्रीसिएशन। फिर मैं आपका टैक्स डिडक्ट कर दूंगा और मेरा आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रीसिएशन। तो आफ्टर आ गया, इसमें डेप्रीसिएशन दोबारा ऐड कर दो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। इसकी ट्रीटमेंट ये है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, जो वो चाहते हैं पहले टैक्स डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी पे रखो एंड डिडक्ट करो, देन ऐड बैक। एक बार उन्हें सही टैक्स दे दो और उसके बाद अपनी डेप्रीसिएशन दोबारा ऐड कर लो। सो दिस वे यू गेट योर CF80। तो आप एक पिक्चर एज्यूम कर सकते हैं कि CF80 निकालने के लिए कितना सारा आपको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं करा अभी तक हमने, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके वैल्यू के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आएगी। तो जो टेबल मैं बना रहा हूँ अभी तक, दैट टेबल बेसिकली डिमांड्स अ लॉट। प्रीवियसली द कैश फ्लोज वर गिवन टू यू 1000, 200, 300. How the cash flows are calculated, what is its sign, how the interest rates are calculated, and how to calculate present value. इसके बाद फिर आपका टूल्स शुरू होंगे, टूल्स के बाद फिर डिसीजन लेना है। तो बेसिकली दिस चैप्टर डिमांड्स अ लॉट, एंड विच इज़ वाई इट इज़ दी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे, बहुत ईजी कर लेंगे। आपका हाथ ऐसा सेट होगा प्रेजेंट वैल्यू टेबल पे कि फटाफट से फटाफट आप वो करते चलाएंगे। टूल्स तो मैं बहुत ईजी आपको कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम, पूरा क्वेश्चन 1। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि शिवांश लिमिटेड हैज़ गिवन न्यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द परचेज ऑफ द न्यू मशीनरी। तो मशीनरी परचेज की गई है आपकी 10 लाख रुपए की। तो परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख रुपए की, क्या ट्रीट करेंगे इसे? मशीनरी परचेज किया तो पैसा बाहर गया होगा ना, कैश बाहर गया होगा, तो इट विल बी आउटफ्लो। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपकी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पे पहले एनालाइज कर रहे हैं, तो ये भी आपका आउटफ्लो। वर्कर्स ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस टू पुट द मशीनरी टू यूज, दैट इज़ 50,000 रुपीज़। तो 0.5 लाख रुपीज़, दिस इज़ ऑल्सो आउटफ्लो। द गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी ऑन द परचेज प्राइस, दैट इज़ अ बिग पेन। बेसिकली परचेज प्राइस बोला है, परचेज प्राइस एंड कॉस्ट में डिफरेंस होता है। The cost of the machinery will include this and exclude this cost, and purchase price is basically the listed price. So यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे स्टार लगा के नोट में डाल लेना अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे लेक्चर से, कि परचेज प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। द परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड द लिस्टेड प्राइस, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी विल इंक्लूड द कैपिटल एक्सपेंसेस एंड विल एक्सक्लूड द कैपिटल बेनिफिट्स गिवन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम वन सोर्स और द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे 60% ऑफ परचेज प्राइस बोला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं इसको कैसे डील करते हैं। बेसिकली डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में हमें बेनिफिट देगा जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें कॉस्टिंग से इसे हटाना है। तो कॉस्टिंग जो होगी हमारी, उस कॉस्टिंग में से सैलवेज माइनस करके उसे डिवाइड करते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन आती है। तो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे परचेज प्राइस और कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस अगर नहीं पता है तो ढूंढते रह जाओगे। आपकी वर्किंग कैपिटल दे रखी है, जब तक वर्किंग कैपिटल की रिलीज़ ना बोली हो या फिर उसकी रिकवरी ना बोली हो, वो क्या होगा? हमेशा आउटफ्लो। तो कितना दे रखा है आपको वर्किंग कैपिटल? 3 लाख रुपए। अच्छा, वर्किंग कैपिटल में एक नोट यहाँ पे मैं रेड स्टार में और लगाना चाहता हूँ। ये ऊपर वाला स्टार मैंने शायद आपका परचेज प्राइस वर्सेस कॉस्टिंग का बताया था, ये हम डेप्रिसिएशन में दोबारा पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल का जो ड्यूल रोल है ना, उसमें यू विल ऑलवेज एज्यूम कि जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिकवरी होगी। तो इफ़ यू हैव गिवन वर्किंग कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड क्वेश्चन हैज़ गिवन यू द रिकवरी, 1 लाख रुपए की रिकवरी हो गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनफ्लो। एंड ये तो आपका आउटफ्लो है ही। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया तो पूरे 3 लाख रुपए को आप क्या मान लोगे? इनफ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। इफ नथिंग इज गिवन, ऑलवेज अज्यूम द होल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे मशीनरी कितने साल की है? 5 साल की। तो 5 साल 5th ईयर में जो आपकी कैश इनफ्लो होगी ना, उसमें आपका जितनी अमाउंट दी है, यहाँ पे कितनी अमाउंट दी है वर्किंग कैपिटल रिकवरी की? कुछ नहीं दे रखा, तो कितनी लेंगे? पूरी 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रिकवरी लेंगे। ठीक है, अगर कुछ दिया होता है वर्किंग कैपिटल की रिकवरी के बारे में तो 1 लाख, 1.5 लाख, वो क्वेश्चन जितना बताता हम उतना लेते। तो 5th ईयर में मेरी एक कैश इनफ्लो तो मुझे पक्का पता है कितनी होगी, 3 लाख रुपए। वो 5th ईयर में है, इन दी 5th ईयर। बुक वैल्यू सैलवेज एंड कैश वैल्यू सैलवेज, जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स देखेंगे उनको बुक का तो कुछ नहीं होने वाला, तो क्वेश्चन यहीं से नोट कर लीजिए। ठीक है, जिनके पास बुक है वो पहले ट्राई करके देख सकते हैं क्वेश्चन, एंड अगर नहीं हुआ तो ऑनेस्टली बता देना कमेंट में, या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म से वेबसाइट की बता देना कि हुआ या नहीं। ऑनेस्टली बताना, अपने खुद का असेसमेंट करके देखना कि हुआ था या नहीं हुआ था क्वेश्चन। कैश सैलवेज 1.20 का है, बुक वैल्यू 10% ऑफ परचेज प्राइस। तो बुक सैलवेज जो है ना, ये आपकी डेप्रीसिएशन के लिए जाएगी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जो बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू मतलब जो आपके बुक्स में रिकॉर्डेड है, लेकिन एक्चुअली में उसको बेचने पे कितना कैश रिकवर हुआ
वो 120 था, तो परचेज प्राइस देखेंगे हम कितना है आपका 10 लाख था परचेज प्राइस, उसका 10% कितना हुआ 1 लाख रुपीज़, लेकिन उसकी कैश सैलवेज कितनी है 120। तो वो जो कैश सैलवेज है ये हमारी इनफ्लो में जाएगी सीधा 5th ईयर में। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक और चीज़ साथ साथ बता देता हूँ, जो आपके कैश फ्लो, जो आपका कैश सैलवेज है एंड बुक सैलवेज है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बेसिकली बुक सैलवेज आपका 1 लाख ही है, ये कैश सैलवेज आपका 120 है। तो जो 20,000 का जो आपको प्रॉफिट है, डायरेक्ट प्रॉफिट, उस पर क्या देंगे हम, टैक्स देंगे। तो टैक्स क्या हो जाएगा मेरे लिए, आउटफ्लो इन दी 5th ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे स्टार लगा के एक और चीज़ लिख लो, नेक्स्ट कैश फ्लो का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर इन पॉइंट्स को ना कलेक्ट करके एक जगह रख लेना, वैल्यूएबल पॉइंट्स को एग्जाम के वक्त याद आएंगे, ठीक है। ये है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम सेम अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू एंड कैश वैल्यू। और यहाँ पे टैक्स क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होगा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, और इजी हो गया। WDV दे दे तो दिक्कत हो जाती है। स्ट्रेट लाइन में सिंपल निकालना है, कॉस्ट माइनस सैलवेज डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सेल्स दे रखी है उस 2nd ईयर की, 1st ईयर की, 3rd ईयर की, एंड इनिशियल सेलिंग प्राइस 10 रुपये दे रखा है, विच विल कंटिन्यू टिल 2nd ईयर। उसके बाद जो 3rd ईयर में आपका सेलिंग प्राइस होगा वो 9 रुपये होगा। देयर आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट आपकी 40% ऑफ द इनिशियल सेलिंग प्राइस। ये सब आपको टेक्निकल डाटा दे रखा है, तो आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपकी 1st ईयर में सेल हुई है लाख हो जाएगी ये, तो वो 20 लाख हो गया। ऐसे ही 9 रुपये के हिसाब से 3rd ईयर में सेल्स यूनिट है आपकी 3 लाख, तो आपकी 27 लाख रुपीज़ सेल्स हो गई। फिर 36 लाख एंड 45 लाख वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपका माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में से हम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ पे अलग से दिखाना है, दैट इज़ कैश बिफोर टैक्स, ठीक है। बट आफ्टर डेप्रिसिएशन हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे 30%। तो ऐड योर डेप्रिसिएशन, जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन के तो खेल है यहाँ पे, लेकिन CF80 आपका 5th ईयर में बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो 5th ईयर में और भी चीज़ें आने वाली हैं, तो CF80 को ज़रा मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगा। आपका 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर। 5th ईयर में आपकी और चीज़ें आनी हैं, उन चीज़ों के नाम पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी देखिए। आपका सैलवेज, 5th ईयर में सैलवेज को क्या लेते हैं, इनफ्लो, तो यहाँ 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 कुछ कहीं भी नहीं आएगी। फिर लास्ट ईयर में आएगी आपका कितना था कैश सैलवेज 120, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे इनफ्लोज हैं तो पॉजिटिव मिलेंगे हम। इसके बाद आपका टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल, इस सैलवेज जो सेल किया आपने, ये था आपका 20,000 रुपये। इसे मैंने बोला था बेसिकली दोनों सैलवेज के बीच का डिफरेंस, ये 20,000 था ना, 1 लाख और 20,000, 1,20,000 के बीच का डिफरेंस। इस पर 30% आप पे करेंगे टैक्स, तो टैक्स कितना हुआ आपका 6,000 रुपये। तो 6,000 आपने यहाँ से माइनस कर दिए, ठीक है, लास्ट ईयर में, क्योंकि ये तो आपने दोनों कैश सैलवेज वर्सेस बुक सैलवेज, बुक आपने 1 लाख का किया और बाकी आपको मिले कितने थे 120, तो यानी आपका बैलेंस जो है वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट पे आप क्या देंगे, टैक्स देंगे। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बारे में भी दिया था, तो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आपकी कुछ नहीं दे रखा है तो कितनी लेंगे 3 लाख रुपीज़, ये इनफ्लो मानेंगे। तो डेप्रीसिएशन एक बार काउंट करके देख लें, कॉस्ट आपकी थी 10 लाख, 10 लाख में आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड करने हैं 150, तो उसमें हमने वर्कर्स ट्रेनिंग वगैरह जो स्पेसिफिकली मशीन से रिलेटेड था वो भी ऐड करना है। इसमें से आपको 60% ऑफ 10 लाख
ये सब्सिडी माइनस करनी है क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। ये एक बेनिफिट है जिसकी वजह से आपको सामान सस्ते में पड़ा था। उसके बाद सैलवेज आपकी, ये बुक सैलवेज 1 लाख थी, डिवाइडेड बाय 5, आपका जो डेप्शन आ गया दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। सो ये डेप्रिसिएशन हम 5 साल लगा देंगे। ये आई आपकी 3,14.7 लाख रुपीज़, 3.1 लाख रुपीज़ एंड 5th ईयर की आपकी आएगी 15.7 लाख। अब इस 15.7 लाख को मुझे आगे बढ़ाना है। ये तो जो पीछे आ रही हैं वही आ जाएंगी, ठीक है, और ये सब माइनस करके आपका और ऐड करके आएगा 19.84 लाख रुपीज़। तो ऐसे आपकी जो कैश फ्लोज हैं वो कैलकुलेट हो गई। इसके बाद आपको जाना है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाते हैं आप। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स 10% पे दिए हुए हैं। तो 10% के फैक्टर्स तो हमें वैसे ही याद हैं, ठीक है। 0.909 ये थी हमारी 3,10,000 एंड आपका 19,84,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 281, 790, 833, 260, 10, 12, 32, 064. So this is how you calculate present value of cash flow. This was your CF80. This was your present value factor. तो आई होप हमने सारा बेस अपना क्रिस्टल क्लियर कर लिया होगा अब तक। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है। अच्छा, इसमें ना कैश आउटफ्लो वाला क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना साथ के साथ। दिस इज़ क्वेश्चन ऑन कैश आउटफ्लो, कैसे कैलकुलेट होगा। वो कैश आउटफ्लो बेसिकली पीरियड 0 पे है यहाँ पे। तो हम पूरा टेबल तो बना नहीं रहा, हमें सिर्फ CF80 का कैश प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। बट अगर कैश आउटफ्लोज, ये CF80 इनफ्लोज हैं, आउटफ्लो का भी निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 A एंड B दोनों करने हैं, दोनों में वेरिएशन है तो दोनों को ट्राई करना। CF80 के ना बैलेंस क्वेश्चन आप ट्राई करना, बैलेंस क्वेश्चन इन CF80 टॉपिक। बट हम जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास लेंगे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें CF80 के टॉपिक से स्टार्ट करना है हमें। तो वहाँ पे हम वेरिएशंस देखेंगे कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस और आ सकते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने थे तो इसलिए क्लास रखी थी मैंने, ठीक है। आई होप आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग विद यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना टूल्स से स्टार्ट करेंगे। टूल्स में आपकी 2 क्लासेस लग सकती हैं बेसिकली, क्योंकि टूल्स आपका बड़ा काफ़ी है और मुझे उसमें इंटरपोलेशन वगैरह सब समझानी है ढंग से। तो आई होप I'll take 2 lectures. I won't extend beyond that, so I'll try to keep it as small as possible. So नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे कि कुछ कंक्लूजन्स हैं जो मैंने स्टार में लगवाए थे आपसे। उसके अलावा कभी कभी कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ जाती हैं, एंड दोज अजम्पशंस आर बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गिव यू। स्टार लगा के पॉइंट्स लिख लीजिए। ये चीज़ों को हम यूज़ तब करेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो पहली चीज़ है कि अगर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ ना कहा हो तो ऑलवेज एज्यूम SLM। हमेशा इग्नोर टैक्सेस 3 केसेस में। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन सेज टू इग्नोर, बोलेगा स्पेसिफिकली इग्नोर टैक्सेस, या फिर बोलेगा इफ कंपनी कम्स इन 0 टैक्स ब्रैकेट, तब आपको इग्नोर करना है टैक्सेस को। और इसके अलावा जो ऊपर पॉइंट्स लिखवाए थे ना, जो स्टार लगा के क्वेश्चंस के बीच में, कि वर्किंग कैपिटल को ऑलवेज अज्यूम रिकवर्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। इफ क्वेश्चन साइलेंट, अज्यूम सेम अमाउंट, अदरवाइज यूज अमाउंट given in question. Difference between cash value salvage and book value salvage. If silent, assume cash value salvage is equal to book value
salvage, hence no profit and no taxes. इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इन कैपिटल बजटिंग. व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ टू रिसर्च योरसेल्फ, and if you have any question, just put it on shivanshsharma.in, or you can simply add me on Twitter. My username is Shivansh Sharma, where SH is common and Mr is there without dot. So you can follow me on Twitter. Just tweet me a question and I'll answer you. Either you can go and contact me. वहाँ पे contact का आपके पास ऊपर बटन है. You can contact me from there. And if you still want to follow me, you have my YouTube channel. And on YouTube channel you can go and just comment, and don't forget to subscribe and like, because that's all you can pay me from if you are someone who is not taking my classes. ठीक है, अगर आपने बाय करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है करना है. बट इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, डेफिनेटली आई वुड वांट यू टू कमेंट एंड लाइक. कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई डू हैव द फेसबुक पेज, and I'll share you the Facebook page very soon.